जीआईटी क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ाया था, और टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेस पे आज हमको निकालना है क्या, जर्नल एंट्री के बारे में। यानी कि जर्नल एंट्री पहले हम समझेंगे कि जर्नल एंट्री होता क्या। और देखिए, सबसे पहले अगर हम जर्नल एंट्री के बारे में बात करें तो इसमें लिखा भी है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके और सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। किसमें रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में हम किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके और सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और कह रहा है कि जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है, और जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। जैसे कह रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके, मतलब एनालाइज का मतलब ये होता है उसके बारे में पूरी तरीके से समझ करके, उसको अच्छी तरीके से सीख करके, और कह रहा है कि सबसे पहले हम जर्नल बुक में उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक प्रकार का ये ओरिजिनल एंट्री वाला बुक होता है। और फिर कह रहा है कि जर्नल एक डे बुक की तरह होता है, और डे बुक का मतलब ये होता है कि जो हम डेट वाइज उसमें एंट्री करते हैं। और कह रहा है कि जहां ट्रांजेक्शन को हम डेली रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब डेली पर बेसिस पे। जैसे आज कौन सा तारीख है, 5 अक्टूबर है, तो 5 अक्टूबर में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, इसको मैंने जर्नल एंट्री में सॉल्व कर दिया। फिर 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर के डेट में, 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर के डेट में, इसको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम डेली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसलिए इसको हम जर्नल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें दो प्रकार की एंट्री आती है, एक आपका सिंपल जर्नल एंट्री और एक आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। और सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं। कितने अकाउंट? दो अकाउंट की बात हो रही है। कह रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं वो सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है। और जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। इसमें मात्र दो अकाउंट प्रभावित हुआ, एक डेबिट वाला और दूसरा, एक प्रथम पक्ष दूसरा द्वितीय पक्ष। समझ में आ रहा है ना? यही अकाउंट बनते हैं इसमें। और जब भी आपको सिंपल जर्नल एंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसके लिए ऐसे ही फॉर्मेट हम कुछ बनाते हैं। जैसे देखिए, इसमें लिखा भी है ना, जैसे देखिए, एक तो आपका लिखा हुआ है डेट। क्या लिखा है? डेट। आखिर ट्रांजेक्शन जिस डेट में हुआ होगा उस डेट को लिखेंगे, तो डेट वाले कॉलम में मैंने डेट डाल दिया। इसके बाद से कह रहा है कि पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर का मतलब होता है कि किससे किससे आपने ट्रांजेक्शन किया है। एक डेबिट वाला होगा, दूसरा क्रेडिट वाला होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एलएफ, और एलएफ का मतलब होता है लेजर ऑफ फोलियोज। और इसके बाद से लिखा है डेबिट, और इसके बाद से लिखा है क्रेडिट। ये फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जैसे डेट वाले की कॉलम में हम डेट भर देंगे, और प्लस पार्टिकुलर में आ जाएंगे कि किससे हमारा इनकम, मतलब किससे हमारा डेबिट और क्रेडिट किया जा रहा है, वो पार्टिकुलर में भर देंगे। और एलएफ छोड़ देते हैं, एलएफ में कुछ हम लिखते नहीं है। लेजर ऑफ फुल यूज का मतलब ये होता है कि किसी लेजर के बारे में अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो इसके लिए लेजर ऑफ फुल यूज की आवश्यकता होती है। लेकिन लेजर ऑफ फुल यूज में कुछ लिखा नहीं जाता है। अगर आप इतना ही एलएफ का फिगर आप नहीं बनाएंगे और ये जो है आप कॉलम इसमें नहीं इंसर्ट करेंगे तो ये चार्ट आपका गलत हो जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का ये रूल है, ये नियम है कि आपको ये एलएफ वाला ऑप्शन इसमें रखना ही पड़ेगा, भले से आप कुछ मत लिखिए। जैसे देखिए, ट्रांजेक्शन सॉल्व किया गया तो इसमें कुछ लिखा गया है, पूरी तरीके से ब्लैंक है। आप ब्लैंक रखिए, सही बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप इसको डिलीट कर दीजिए। एलएफ का मतलब होता है लेजर ऑफ फोलियोज, जिसमें लेजर को हम डिटेल में समझाते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन में मैंने डेट भर दिया, पार्टिकुलर में मैंने पार्टिकुलर में जैसे मान के चलिए कि किससे डेबिट और किससे क्रेडिट हो रहा है उस पार्टी का नाम भरेंगे, और प्लस एलएफ को खाली छोड़ देंगे। और डेबिट का अमाउंट है तो डेबिट के अमाउंट में भरेंगे, और क्रेडिट का अमाउंट है तो क्रेडिट का अमाउंट। कोई दिक्कत? और एक चीज समझिए, अकाउंटिंग का ये रूल है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करिएगा तो डेबिट का अमाउंट पहले लिखा जाता है और क्रेडिट का अमाउंट बाद में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? डेबिट साइड वाला अमाउंट पहले होता है और क्रेडिट साइड वाला अमाउंट बाद में होता है। और क्रेडिट को क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, इसको टू से इंडिकेट किया जाता है। देखिए, लिखा भी है, देख रहे हैं यहाँ पे टू लिखा हुआ है, और टू नीचे कॉमा कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। इसलिए क्योंकि जब टू आप लिखेंगे तो क्रेडिट का मैनेज कर लेता है, क्रेडिट उस पे आ जाता है।
तो जैसे देखिए सिंपल जर्नल एंट्री में किसी को कोई दिक्कत कर रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल 2 ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, एक आपका डेबिट होगा तो दूसरा आपका क्रेडिट होगा। कह रहा है कि सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है और जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है, जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया हुआ। अब चलिए इसी के बेस पे इसी के आधार पे एक क्वेश्चन दिया हुआ। कह रहा है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कमनसेंट स्टार्टेड द बिजनेस विथ RS 50,000। मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कितना रुपया से? 50,000 रुपया से। समझ में आ रहा है ना? दीपक ने अपना 50,000 रुपया लगा करके और बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए क्वेश्चन में जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है, क्वेश्चन में जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो एक आपका कैश का अकाउंट बनता है और एक आपका कैपिटल का अकाउंट बनता है। समझ में आ रहा है ना? तो कैपिटल संबंधित है किससे? पर्सन से। क्योंकि पर्सन एक प्रोप्राइटर ही तो कैपिटल लगाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन का आपका बनेगा। देखिए इसमें 2 इसमें 2 आपको खाता बनेगा। एक तो आपका कैश का बन जाएगा और एक आपका कैपिटल का बन जाएगा। एक आपका कैश का बन जाएगा और एक आपका कैपिटल का बन जाएगा। तो पहले देखिए किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करिए, पहले ये जरूरी है कि पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आपके लिए इजी भी है, क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन आपको नीचे सॉल्व करके भी दे दिया है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि दीपक है कौन? दीपक है कौन? प्रोप्राइटर है, बिजनेस का मालिक है। और बिजनेस का मालिक ही बिजनेस में पूंजी लगाता है। तो पूंजी को इंग्लिश में अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कैपिटल बोला जाता है। तो इसमें 2 अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा है, एक आपका कैश का अकाउंट क्रिएट हो रहा है और एक आपका कैपिटल का अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अब दोनों में समझना है कि क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, तब तक हमको क्या समझ में आएगा? तब तक हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर पाएंगे? तो देखिए अगर कैश की बात कही जा रही है तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट, अगर जाए तब हम करते हैं क्रेडिट। तो हमारे तो व्यापार में कैश आ रहा है, उसके बदले में क्या जा रहा है? कैपिटल जा रहा है। क्या जा रहा है? कैपिटल जा रहा है। तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपको कैश अकाउंट डेबिट लिख देना है और नीचे वाले ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट आपको दिखा देना, क्योंकि कैपिटल जा रहा है और उसके बदले में हमारे पास कैश आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? कैपिटल संबंधित है किससे? प्रोप्राइटर से। और प्रोप्राइटर है कौन? हमारे बिजनेस का मालिक। वही कैश लगा रहा है, उसी के पास कैश है, यानी कि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है और कैपिटल जा रहा है। इसलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखिए मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे ना, 1/4 और कितना 2016। ठीक है, 1/4/2016। अब इसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। चलिए इसको एमएस वर्ड के पेज पे बना करके बता देते हैं। यहाँ से एमएस वर्ड के पेज पे बना के बता देते हैं समझने के लिए। इस पे मार्कर हम सही से लिख नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है। देखिए इसमें तो पहले आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमको टेबल क्रिएट करना है और पहले ये समझिए कि इस टेबल में टोटल कॉलम की संख्या कितना दिखा रहा है। टोटल कॉलम कितना दिखा रहा है? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम दिखा रहा है ना। और प्लस 1 2 3 आपका क्या दिखा रहा है? रो दिखा रहा है।
चलिए यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट पे आ जाइए और टेबल पे आ जाइए। इंसर्ट टेबल पे आ जाइए। नंबर आप कॉलम में कितना है? 5। और नंबर आप रो में 3 ले लीजिए और यहाँ से ओके करिए। अब ट्रांजेक्शन को जब भी सॉल्व करिएगा, इसमें हो जाएगा डेट। क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा क्या? पार्टिकुलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या? LF। फिर यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। डेबिट को पूरा डेबिट नहीं लिखा जाता है, केवल DR लिखा जाता है। और क्रेडिट को C और R। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डेट के बारे में, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़िए। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले तो आप ये समझिए कि उस क्वेश्चन में डेट क्या कह रहा है। क्योंकि जब तक आपको डेट, देखिए एक चीज और समझिए, अगर ट्रांजेक्शन में अगर आप डेट मेंशन नहीं करते तो वो ट्रांजेक्शन आपको पता है कि पूरी तरीके से सही है, लेकिन वो सामने वाला आपको गलत कर सकता है क्योंकि आपने उसमें डेट मेंशन नहीं किया हुआ। समझ में आ रहा है ना? जब तक आप उसमें डेट मेंशन नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन आपको पता है कि सही है और सामने वाले को भी पता है सही है, लेकिन जब तक डेट मेंशन नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए 1/4/2016। और अब सबसे पहले मैंने अभी आपको ट्रांजेक्शन में बताया है कि सबसे पहले तो हम डेबिट साइड वाला अमाउंट लिखते हैं। तो डेबिट किसको किया जा रहा है? कैश को किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने रुपए से? 50,000 से। अरे 50,000 डेबिट होगा तो 85,000 तो क्रेडिट होगा। अब देखिए इसके बाद से किसकी ट्रांजेक्शन हो रही है? क्रेडिट किसको किया जा रहा है? तो कैपिटल को। तो थोड़ा स्पेस दे करके और तब यहाँ पे लिखिएगा 2 और नीचे कॉमा दे करके लिखिएगा कैपिटल। 2 कैपिटल अकाउंट। और कितना? 50,000 ना। तो 50,000 किस में लिखेंगे? क्रेडिट वाले में लिखेंगे। क्योंकि देखिए मैंने आपको इसके बारे में भी पढ़ाया थ्योरेटिकल में कि पहला पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर होता है, और किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर पहला पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर नहीं है तो ट्रांजेक्शन हमारा गलत है, सही नहीं। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए अगर इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो सॉल्व कर लेंगे। बताइए कोई दिक्कत? इसमें देखिए क्या होगा, बस केवल नाम चेंज होगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, बस केवल नाम चेंज होगा। जैसे मान के चलिए कि दीपक ने बिजनेस स्टार्ट किया, आप वहां पे अपना नाम जोड़ लीजिए, किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपको मिले, दीपक स्टार्टेड बिजनेस, प्रवीण स्टार्टेड बिजनेस, रोहित स्टार्टेड बिजनेस, शिखा स्टार्टेड बिजनेस, प्रवीण मतलब जो भी आपने नाम रखा है, जो भी आपने नाम रखा है, अगर स्टार्टेड बिजनेस की बात आती है तो उस केस में मात्र 2 ही अकाउंट क्रिएट होता है, एक कैश का और दूसरा कैपिटल का, जिसमें कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो कैश अमाउंट हम पहले लिख देंगे डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हम कैपिटल 2 लगा करके कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट हम ला करके रख देंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट आप यहीं पे भर लीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस अमाउंट को भरने के लिए क्रेडिट है तो क्रेडिट में, और डेबिट है तो डेबिट। अब चलिए इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन में आप ये दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग कैश RS 20,000 रुपए। मान के चलिए दीपक ने 50,000 रुपया अपने बिजनेस में लगाया, कैपिटल लगाया इन्होंने। तो मान के चलिए कैपिटल तो हमारे बिजनेस से जा रहा है, उसके बदले में कैश हमारे पास आ रहा है। अब इसमें से दीपक ने क्या किया कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने फर्नीचर खरीद लिया, कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। और फर्नीचर खरीदा, लेकिन किसके यूज के लिए खरीदा है? बिजनेस की यूज के लिए खरीदा। अरे बिजनेस करेंगे तो उसमें फर्नीचर की आवश्यकता आएगी, तो उसी फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट किया, कितना पैसा? 20,000 रुपए। अब इसमें समझिए, अब इसमें 2 अकाउंट क्रिएट होगा। अब चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है कि दीपक ने 1 अप्रैल 2016 को फर्नीचर खरीदा अपनी बिजनेस के लिए और कैश रुपया 20,000 से। तो अब देखिए फर्नीचर भी आपका एसेट्स है और कैश भी आपका एसेट्स है, दोनों एसेट्स है ना। फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। अब दोनों में समझना है कि फर्नीचर खरीदने के लिए क्या दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? कैश दिया जा रहा है। तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश को क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? हाँ क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? फर्नीचर को डेबिट करेंगे।
क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए ऐसे ही यहाँ पे बना हुआ है, देखिए बस यहाँ पे आप टैब बटन दबा दीजिए, सेम तरीके से ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना है। और ये भी ट्रांजेक्शन हो रहा है किस डेट को? 1/4/2016 को ये ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। अब चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि डेबिट वाला पहले रहता है, तो डेबिट हमने किया है किसको? फर्नीचर को। तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आप यहाँ पे डेबिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। तो 20,000 यहाँ पे हम अमाउंट दे देंगे। तो कैसे खरीदा जा रहा है? कैसे खरीदा जा रहा है? अगर चेक की बात आवे तब क्या करेंगे? मान के चलिए कि चेक दे दिया गया, 20,000 रुपए का मैंने खरीदा, उसको मैंने चेक काट के दे दिया, तब कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा। जब भी चेक की बात आती है तो उस केस में बैंक अकाउंट बनाते हैं। अरे चेक है तो किसका है? बैंक का ही है ना, तो बैंक से ही तो भुगतान होगा, तो बैंक अपना समझे बुझे। तो हम चेक यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मुंह पे दिखा देंगे कि बैंक से मैंने ट्रांजेक्शन किया, बैंक से ट्रांजेक्शन किया। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? टू कैश अकाउंट। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अंशिका, अंजलि, अ से अंशिका, अ से अंजलि, समझ में आया है? उदय, नहीं समझ में आया? और किसी को? नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। अभी 2 क्वेश्चन के बारे में मैंने पूछा है, बस 2 क्वेश्चन के बारे में नहीं समझ में आया है? देखिए एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिंपल जर्नल एंट्री में कह रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल 2 ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट। तो कह रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री को हम सिंपल जर्नल एंट्री बोलते हैं। और कह रहा है कि इस जर्नल एंट्री को सॉल्व करने का यहाँ पे निम्नलिखित फॉर्मेट बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2016 दीपक स्टार्टेड द बिजनेस विथ आरएस 50,000, यानी कि 50,000 रुपया लगा करके दीपक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैपिटल लगा रहा है, उसके बदले में उसको कैश मिल रहा है। तो कैश आ रहा है और कैपिटल जा रहा है, तो कैपिटल जा रहा है तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, और उसके बदले में कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। जब भी अगर आपका नाम जैसे मान के चलिए कि अभय आ जाए, प्रवीण आ जाए, राज आ जाए, राजन आ जाए, रवि आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, अगर स्टार्टेड बिजनेस की बात आती है तो मात्र 2 ही अकाउंट, एक आपका कैश का और दूसरा आपका कैपिटल। और कैपिटल को हमेशा क्रेडिट लिखा जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि कैपिटल जा रहा है और उसके बदले में कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अब चलिए सेकंड में मैंने बताया है कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने फर्नीचर खरीदा, पार्ट मतलब भी खरीदा, और बाई मतलब बाई का थर्ड फॉर्म है ना शायद, बाट होता है, तो बाट मतलब भी खरीदा गया। तो जैसे अगर ये खरीद रहा है क्या फर्नीचर, कितने रुपए का? 20,000 रुपए का, और पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीद रहा है, बिजनेस के लिए खरीद रहा है। अगर पर्सनल यूज के लिए खरीदता तो पर्सनल यूज इसमें लिख दिया जाता, तब हम बनाते ड्राइंग में। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, खर्चा है ना। तो देखिए इसमें लिखा है कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने 20,000 रुपया लगा करके फर्नीचर खरीदा, और वो भी कैश से खरीदा। तो चूंकि कैश भी रियल अकाउंट और फर्नीचर भी रियल अकाउंट, अब दोनों में ये दिमाग लगाना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तब तक आप ट्रांजेक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन को आप पढ़िए, किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करिए, उससे पहले आप ये समझिए कि इसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जैसे इसमें रियल अकाउंट के ही दोनों खाते हैं, अरे फर्नीचर भी रियल अकाउंट और कैश भी रियल अकाउंट। तो फर्नीचर आ रहा, उसके बदले में कैश जा रहा, तो कैश जा रहा है वो भी रियल अकाउंट है। और गोल्डन रूल कहता है रियल अकाउंट का कि जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट, और जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? अगर लैपटॉप आ जाए तब किसको डेबिट करेंगे? जैसे फर्नीचर को हटा करके मैंने लैपटॉप लिख लिया,
हाँ, बस इतना अगर आप समझ लिए तो पूरा ऑप्शन मिल गया। अगर कैश को आप खर्चा करें तो उसके बदले में कुछ एसेट्स आपके पास हासिल हो रहा है ना, तो जो आ रहा है उसी को आप डेबिट करिएगा, जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो देखिए आप लोगों के लिए HW रहेगा। ये क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा जब अपने मन से कम 10 ट्रांजेक्शन आप बना के लेके आएंगे। बस इसी टाइप का, केवल नाम चेंज कर दीजिए, सारा अमाउंट चेंज कर दीजिए, बस वही सेम सेम ट्रांजेक्शन होगा। कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा। 10 ट्रांजेक्शन में सबसे जानूंगा, दोनों के बेस पे 5 एगो के बेस पे और 5 दूसरे के बेस पे, ठीक है। कम से कम 10 ट्रांजेक्शन बना के लेके आइए। ये मत कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत डीपली आपको बताया भी, और आपके हेल्प के लिए आपके बुक में पूरी तरीके से यहाँ पे डिफाइन करके बताया भी, इसलिए एकदम मन लगा करके और समझ करके अपने तरफ से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आइए। कोई दिक्कत किसी को?